सत्ता से अगर प्रश्न पूछना लोकतंत्र में अधिकार नहीं, सत्य अगर हो सहमा सहमा, झूठ को का कोई प्रतिकार नहीं, लोकतंत्र की ऐसी परिभाषा हरगिज हमको स्वीकार नहीं। सर, जब बच्चा कोई डिमोटिवेट फील करता है तो सर मोटिवेट करने के लिए ऐसी कोई पंक्ति है आपके पास? जिंदगी के दुश्वारियों में भी उम्मीद का मशाल होना चाहिए, संघर्ष तो सालों साल होना चाहिए। कि भोजपुरी में आप गीत लिखते भी हैं, बड़े बेहतरीन अंदाज से सुनाते भी हैं। असली जिंदगी के ये बा कमाई, संगे बाप रहे और रहे माई, संगे बाप रहे और रहे माई। हेलो दोस्तों, मैं हूं फुरकान अंसारी। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद फुज्जू। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान से जो लेक्चर देते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और शायरी करते हैं तो दिल कनेक्ट हो जाता है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाएं, गुरु और शिष्य की शायरी की जोड़ी। तो आइए हम बात करते हैं अपने गुरु से, जो बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री के टीचर के साथ साथ एक शायर लेखक भी हैं। तो आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं। शैलेंद्र कुमार पांडे सर। आप सभी को मेरा यथोचित अभिवादन, विद्यार्थियों को मेरा बहुत ही स्नेह। मैं शैलेंद्र कुमार पांडे बेगम रहमत नूरी गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर हूं और साहित्य में मेरी थोड़ी अभिरुचि रही है। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी केमिस्ट्री जर्नी सर कैसे शुरू हुई? ये बड़ा ही असहज है कि हम लोग हाई स्कूल करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन में आए तो ग्रेजुएशन में मैं बायो ग्रुप से था, लेकिन हमारी कहीं न कहीं अभिरुचि जो थी वो केमिस्ट्री की तरफ ज़्यादा थी। रासायनिक क्रियाएँ समझ में आती थीं, या मैं थोड़ा चिंतनशील था तो प्रकृति में होने वाली जो क्रियाएँ थी उनसे उनको रिलेट मैं कर लेता था, तो थोड़ा सहज लगा हमको। तो फिर मैं जौनपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी किया, फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएड किया और फिर इस शिक्षण कार्य में मैं यहाँ देवरिया में सतत 25-26 सालों से लगा हूँ। इस तरह से हमारी शिक्षा जगत में आने की जर्नी रही। सर, केमिस्ट्री का फार्मूला तो याद रह जाता है, जिंदगी का फार्मूला कैसे याद रहे? जिंदगी का फार्मूला ये है कि जिंदगी खुद ही फार्मूला सिखाती है। व्यक्ति जैसे कोई हम लोग गणित का विषय या विज्ञान का विषय, जी। जब भी हम गणित या विज्ञान के विषय में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ फार्मूला की ज़रूरत है, वो फार्मूला हमको पहले से चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में कोई रटी-रटाई या कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, बल्कि जीवन के साथ संघर्ष किया जाए, तो वो खुद ही उसमें से एक फार्मूला निकल के आता है। इसीलिए डार्विनिज़्म जो है, डार्विनिज़्म का सिद्धांत ही यही था कि यहाँ ब्रह्मांड में जो जीव जगत है, उनके बीच एक स्ट्रगल चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष में जो फिटेस्ट है, वो फिर यहाँ सर्वाइव करेगा। तो ये जो संघर्ष हमारी ज़िंदगी का है, इस संघर्ष होने के बाद हमें जो उससे अनुभूतियाँ मिलती हैं, जो हम सचेत होते हैं, जो सीखते हैं, वही फ़ॉर्मूला है और उस फ़ॉर्मूला के अनुसार ही व्यक्ति अपने को समायोजित करता है कि हम अगले जीवन के रास्ते में किस तरह से जिएँ कि हम वहाँ पर फिट हो पाएँ। लड़ाई वही संघर्ष वाली है। संघर्ष का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ समस्याओं का, यहाँ कुछ प्राकृतिक रूप से जीवों के बीच होने वाले संघर्ष, विचारों के बीच होने वाले संघर्ष, सामाजिक संघर्ष, रोजी-रोटी का संघर्ष, तरह-तरह के संघर्ष हैं और इन संघर्षों में ही व्यक्ति सीखता है। उसके लिए कोई पहले से तैयारी, हाँ, समझ पैदा करके रखना आवश्यक है, जो हमारे घर से शुरू होता है। माँ-बाप हमारे जिस परिवेश में हमें समझाते हैं कि आप बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों को प्यार दो, ये संस्कार के नाम है, लेकिन ये एक तरह की हमें संघर्ष में कहीं न कहीं सहयोग देते हैं। हम क्लास में पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो ज्ञान होना अलग बात है। वह एक बहुत ही छोटी चीज़ कही जाए, लेकिन एक सामाजिक अनुभव होना, इन संघर्षों से जो सीखते हैं हम, वह मूल ज्ञान है।
सर जैसा कि हम जानते हैं और कि आप लिखना और लोगों को सुनाना भी पसंद करते हैं। तो सर ये जर्नी बहुत कम होता है कि केमिस्ट्री के टीचर कुछ सुनना और सुनाना पसंद करते हैं, जिसे हम शायर कहते हैं। सर ये आपकी ज़िंदगी में कब आया? रियली हुआ ये कि बच्चों को पढ़ाते वक़्त, पढ़ाते-पढ़ाते बच्चे थोड़ा बोर होने लगते हैं। उनका रुझान अभी बच्चे हैं, अभी उन वो इतना संयमित, व्यवस्थित धीरे-धीरे सीख रहे हैं अभी। तो थोड़ा-सा विषय में उनकी रुझान बढ़े, तो इसके लिए ये हुआ कि कभी बीच में थोड़ा-सा उनको एंटरटेन किया जाए और उस एंटरटेन करने में धीरे-धीरे एक आध लाइन जो कभी याद थी, तो उन बच्चों को बताया गया। तो और दूसरा पक्ष ये रहा कि मेरा अपना चूँकि जब मैं बीएससी कर रहा था, तो उस दौरान अनुभूति करने की, चीज़ों को अनुभूत करने की थोड़ी जागरूकता आई, सचेत हुए। चूँकि विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते थोड़ा चिंतनशील होना तो मेरा आवश्यक था, लाज़मी था। तो उस दौरान थोड़ा चीज़ों को समझने लगी, ये प्रकृति क्या है, दुनिया क्या है, कहाँ जा रही है, इसमें क्या चूँकि हम लोगों के साइंस के विषय में भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये है कि ये डायरेक्शनल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो फिर इन सब चिंतन करते-करते थोड़ी-सी फीलिंग आई और चूँकि गाना सुनने में मैं बड़ा हमको अच्छा लगता था, पुरानी गीतों को चूँकि पुराने गीतों में देखेंगे आप कि बिल्कुल पोएम जैसा वो है, अर्थपूर्ण है, उनके शब्द बड़े सजे हैं, सचेत हैं, जागरूक करने वाले हैं, अच्छे शब्द हैं। तो उसको सुनने में मैं किशोर को या मुकेश के गाने, ये सब मैं थोड़ा सुनना पसंद करता था। तो उसकी जो फ़िलॉसफ़ी समझ में आती थी तो बड़ी अच्छी लगती थी और बड़ा प्रभावशाली लगता था कि अंदर तक वो बातें जा रही हैं। तो फिर धीरे-धीरे मेरा रुझान बढ़ा कि अपनी बातों को जब भी किसी सामाजिक घटना हो या कहीं भी तो मन में आया कि अपनी बातों को रखने का ये एक अच्छा माध्यम है और चूँकि लय में कोई भी बात कही जाए, तो लय में जो बातें कही जाए, उसका निश्चित है कि कोई प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और लय हमारे जीवन का एक बड़ा ही मूल सिद्धांत है। आप प्रकृति में देखेंगे एक लय है, एक जीवन में लय है, तो शब्दों को जब लय मिल जाए, शब्दों को जब कोई एक लयबद्ध अर्थ मिल जाए, तो बड़ा प्रभावशाली बन जाता है। सर क्या आप हमें और हमारी ऑडियंस को कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं चूँकि लिखता ही हूँ, तो यदि आपकी इजाज़त हो तो ज़रूर हम आपके दर्शक को कुछ सुनाना चाहूँगा। जी, बिल्कुल सुनाइए। लेकिन कुछ पंक्तियाँ हैं मैं उसको सुनाना चाहूँगा। ज़िंदगी खूबसूरत है यकीन मानिए, ज़िंदगी खूबसूरत है यकीन मानिए, बस नज़रिया बदलिए और मज़ा लीजिए। और हर किसी से वफ़ा और इल्म की बात हो, हर किसी से वफ़ा और इल्म की बात हो, बेवफ़ाओं से भी हाथ मिला लीजिए। ज़िंदगी खूबसूरत है यकीन मानिए, बस नज़रिया बदलिए और मज़ा लीजिए। दिल नफ़रत सितम चाँदनी, दिल नफ़रत सितम जुल्म से क्यों भरा, दिल नफ़रत सितम जुल्म से क्यों भरा, प्रेम गंगा में इसको बुझा लीजिए। बहुत खूब। ज़िंदगी खूबसूरत है यकीन मानिए, बस नज़रिया बदलिए और मज़ा लीजिए। एक लाइन मैं अगला जो पढ़ूँगा, जी, ये आज के युवाओं के लिए, जीतते ही रहेंगे ये तो मुमकिन नहीं, जीतते ही रहेंगे ये तो मुमकिन नहीं, हार कर भी जीना दिखा दीजिए। जिंदगी खूबसूरत है यकीन मानिए, बस नजरिया बदलिए और मजा लीजिए। इल्म है जिंदगी, जिंदगी इल्म है, जिंदगी और इल्म एक दूसरे के पूरक है। इल्म है जिंदगी, जिंदगी इल्म है, इल्म से खुद को रोशन जहां कीजिए। जिंदगी खूबसूरत है यकीन मानिए, बस नजरिया बदलिए और मजा लीजिए।
जिंदगी खूबसूरत है यकीन मानिए, बस नजरिया बदलिए और मजा लीजिए। सर की बहुत प्यारी गीत है ये। सर बहुत सारे और भी गीत लिखते रहते हैं। इन्हीं सभी बातों को हम आगे बढ़ाते हुए सर से एक और प्रश्न पूछते हैं। सर, बच्चे केमिस्ट्री में रिएक्शन और रिलेशन दोनों में कैसे फेल हो जाते हैं? रिएक्शन और रिलेशन, रिएक्शन और रिलेशन दोनों हमेशा फेल ही हो जाएंगे, ये आवश्यक नहीं है। अब फेल होना और पास होना, सफल होना और असफल होना, यह किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है हमारी सोच पर, सामाजिक मान्यताओं पर, कि हम किसको फेल कहें और किसको पास होना कहें। क्योंकि कोई रिएक्शन हुआ, हम किसी से कोई दो अभिकारक लिए, रिएक्टेंट्स लिए, उन दोनों में रिएक्शन हुआ तो परिणाम तो आना है। चाहे वो एक पदार्थ बने जो जहर का काम करे, वही पदार्थ बने अमृत, वो पदार्थ तो बनेगा। अब वो हमारे सापेक्ष यदि अनुकूल है तब तो हम कहेंगे कि सफल हो गया। यदि हमारे सापेक्ष वह प्रतिकूल है, हमारे लिए हानिकारक है, तो फिर वो हम कहेंगे कि असफल हो गया। ठीक इसी तरह संबंधों में भी है। हमारे जो सामाजिक संबंध है या पारिवारिक संबंध है, इन संबंधों में आप देखेंगे, एक होता है कि हम शुरू से अपने माता पिता, अपने भाई, निकटस्थ लोगों से के संपर्क में हैं, तो कहीं न कहीं एक अनायास, एक प्रेम बस, एक लगाव बस, क्यों? कि हम उन सबके साथ एक देख-रेख रखना, दोनों पक्ष से, दोनों का ध्यान रखना। लेकिन वही जब बिल्कुल स्वार्थ पर निर्धारित हो जाए, हमारा संबंध बिल्कुल ये रहे कि बस जिससे स्वार्थ है, जिससे कुछ काम है, अवसरवादी हो जाए कि अवसर है, तो हम ऐसे रिलेशंस में जाएंगे तो फिर वो संबंध टिकाऊ नहीं होंगे। सर, शायरी बच्चों की जिंदगी में पढ़ाई से रिलेटेड कितना काम आती है? हाँ, शायरी पढ़ने, विषयगत जो अध्यापन हम लोग करते हैं या बच्चे जो सीख रहे हैं विषयगत बातें, उसमें ऐसा नहीं है कि शायरी का कोई टॉपिक है। लेकिन होता ये है कि बच्चों को कभी-कभी जीवन से संबंधित बातें बीच-बीच में अध्ययन करते समय जब उनका रुझान नहीं बनता है या थक जाते हैं, बच्चे हैं, उसमें यदि इस तरह की कोई विषय से भी जुड़ी हुई बातें या जीवन से जुड़ी हुई बातों को यदि किसी अ, शायरी में, कुछ पोयम में, कुछ लयबद्ध लाइन में यदि उनसे कुछ थोड़ा-सा उनका एंटरटेन हो जाता है तो फिर रिफ्रेश हो जाते हैं। तो उनका रुझान अध्यापक की तरफ बना रहता है। इसी सापेक्ष थोड़ी-सी हेल्पफुल है वो। एक बच्चों को ये है कि शायरी में भी कंटेंट हमारा विषय से जुड़ा होना, जीवन से जुड़ा होना, तो वो बच्चों के सीखने में कहीं न कहीं मदद आती है। और थोड़ा-सा विषय जब कठिन होते हैं, विज्ञान के विषय, तो बच्चों को थोड़ा-सा जगह मिल जाती है कि थोड़ा वो फ्रेश हो लें, फिर अब कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग विषय से। ऐसा कभी हुआ है सर, बच्चे और आप में कभी आप शायरी सुना रहे हो, वो पल आज भी आपको हंसाता हो? हाँ, बिल्कुल, ऐसा हुआ। जैसे प्रारंभ में कुछ लाइन बोलते थे, तो जैसे एक बार कहे कि सर हम लोग बहुत पढ़ लिए, थोड़ा-सा कुछ इसमें कह दीजिए आप। तो प्रारंभ में एक हमको याद है कि मैं बोला कि बिना सुर-ताल के भी गुनगुना लेता हूँ, अब तो बेवफ़ाओं से भी हाथ मिला लेता हूँ, मोहब्बते तहज़ीब की क्या बात करूँ, तेरे ज़ख्मों पर चुपके से मरहम लगा लेता हूँ। तो इस इस तरह की लाइन प्रारंभ में थोड़ी लगता था कि बोल लिया, बाद में लगता था कि शायद ये इस तरह ठीक नहीं है, तो कुछ शैक्षिक जीवन से संबंधित लाइन हो। लेकिन बच्चे बहुत एन्जॉय किए। उनको ये शब्दों का मतलब बहुत नहीं था, उनको एक लय मिला, बस बच्चे थोड़ा-सा एन्जॉय किए। तो उसमें से कभी-कभी बच्चे भी कहते हैं कि सर मैं एक सुनाऊँ? तो आदमी उनको भी अवसर देता है कि बच्चों में एक क्रिएटिविटी क्रिएट हो। क्योंकि सीधे सपाट एक पढ़ने की क्रिया से
के साथ कुछ क्रिएटिविटी बच्चों में आनी चाहिए, सिखानी भी चाहिए बच्चों को। सर कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाइए जो लोकतंत्र को परिभाषित कर सके। हाँ, एक रचना है मेरी जिसमें वो किसी राजनीतिक प्रेरणा से न माना जाए ऐसा कुछ, यदि शब्दों में इधर-उधर कहीं कुछ हो जाए तो। लेकिन एक लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, इस अर्थ में तो मैं उस रचना को रखना चाहूँगा। सत्ता से अगर प्रश्न पूछना लोकतंत्र में अधिकार नहीं, सत्य अगर हो सहमा-सहमा, झूठ को का कोई प्रतिकार नहीं, लोकतंत्र की ऐसी परिभाषा हरगिज़ हमको स्वीकार नहीं। जहाँ समता बस आभासी हो, समाजवाद से सरोकार नहीं, जहाँ जनता के आँख में आँसू हो, दर्द का कोई उपचार नहीं, लोकतंत्र की ऐसी परिभाषा हरगिज़ हमको स्वीकार नहीं। मरणोपरांत जहाँ न्याय मिले, जहाँ सद्चरित्र उम्मीदवार नहीं, युवा शक्ति क्या सपना देखे, जहाँ युवा को रोजगार नहीं, लोकतंत्र की ऐसी परिभाषा हरगिज़ हमको स्वीकार नहीं। गंगा जमुनी तहजीब नहीं, राम राज्य का प्यार नहीं, धर्मोपरि स्वदेश में से प्रेम नहीं, जनहित में हो सरकार नहीं, लोकतंत्र की ऐसी परिभाषा हरगिज़ हमको स्वीकार नहीं। तो लोकतंत्र से अपेक्षा जो की जाती है कि इस तरह का हो, जहां हम सभी एक समानता के अधिकार के साथ समाज में जीने का अधिकार रखते हों, तो एक समरसता रहने पर जीवन जीने का एक अलग आनंद है। तो हम तो ऐसी ही अपेक्षा करते हैं कि सभी का मंगल हो, सभी सुख शांति से जिए। सर ने बहुत प्यारी पंक्ति कही। इन पंक्तियों के माध्यम से सर कुछ लोकतंत्र को कहना चाहते हैं, जहाँ युवा को रोजगार नहीं, गंगा जमुना तहजीब जो कहा जाता था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा, और भी बहुत सी चीजें धर्मों को लेकर जो आपसी मतभेद बनते जा रहे हैं, इन्हीं सभी चीजों को सर पंक्ति में पिरोए हैं एक मोती की तरह। तो हम आपसे ही कहना चाहेंगे और सर भी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो गंगा जमुना तहजीब हुआ करती थी, हम सब मिलकर उसको फिर जिंदा करें। सर जब बच्चा कोई डिमोटिवेट फील करता है, तो सर मोटिवेट करने के लिए ऐसी कोई पंक्ति है आपके पास? हाँ, बिल्कुल, चूँकि हम लोगों का काम ही यही है कि बच्चे जब भी डिमोटिवेट हों तो कुछ उनको शब्दों से मोटिवेट करें। तो निश्चित ही एक रचना मेरी है छोटी-सी, जिसको मैं बताना चाहूँगा। ज़िंदगी के दुश्वारियों में भी ज़िंदगी के दुश्वारियों में भी उम्मीद का मशाल होना चाहिए। ज़िंदगी के दुश्वारियों में भी उम्मीद का मशाल होना चाहिए। अगर पर्वत को झुकाना तय कर लिया अगर पर्वत को झुकाना तय कर लिया, तो पूरी ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए। किस्मत में जो होगा मिलेगा ही, किस्मत में जो होगा मिलेगा ही, मगर कर्म बेमिसाल होना चाहिए। क्यों हार जाऊं कुछ कदम चलकर, क्यों हार जाऊं कुछ कदम चलकर, संघर्ष तो सालों साल होना चाहिए। जिंदगी की दुश्वारियों में भी उम्मीद का मशाल होना चाहिए। सर ने बहुत प्यारी पंक्ति कही। सर का कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कभी निराश हो, कभी हम डरे सहमे हो, तो एक उम्मीद बनी रहे हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, ताकि हम आगे बढ़ सके। सर पहली जब आपने लेख लिखी थी, शायरी लिखी थी, तो सर आपके दिल में क्या फीलिंग थी? दर्द, प्यार, क्या चीज? पहला कहे तो हमको याद है कि मैं चूंकि इससे कई कई जगहों पे मैं ऐसा देखा कि मैं अपनी बात को कह नहीं पाया या ठीक से कह नहीं पा रहा हूँ। तो यही एक समस्या थी। तो मैं इसको एक गजल की लाइन में मैंने बोला कि मुझको इजहार का वक्त ही न मिला, मैं करूं क्या शिकायत करूं क्या गिला, मुझको इजहार का वक्त ही न मिला। तो वहां से तो वो एक अचानक मेरे मन में आया कि मुझको मैं कहना चाह रहा था, कह नहीं पा रहा हूँ अपनी बात। तो निश्चित ही उसमें मैंने ये 2-3 लाइन इस तरह की एक गज़ल छोटी-सी मैंने लिखा।
सर आपकी शायरी सबसे ज्यादा स्टूडेंटों ने समझी या आपकी महबूब ने? अब ये तो चूंकि हम तक पहुंच नहीं पाया कि इस को कौन समझ, लेकिन जो भी लिखता हूँ समझने के लायक लिखता हूँ, तो समझ तो सबको आती होगी, क्योंकि बड़ा ही सहज सरल शब्दों में मैं चाहता हूँ कि जो ही अपनी बात कहूँ बिल्कुल आम शब्दों में हो, जो सबकी पकड़ तक हो। क्योंकि हमको लगता है कि बहुत कठिन भाषा में, भाषा को कठिन को ही सहज सरल बना ले अच्छी बात है, लेकिन कोई बात अपनी जितनी सहजता से रखनी हो, सहज शब्दों में रखा जाए तो वो ज्यादा काम करे। सर जैसे होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो सर आप शायरी लिखते होंगे तो घर में अपनी वाइफ, बच्चे या बड़ों छोटों को सुनाते होंगे, तो उनका रिएक्शन क्या रहता था? हाँ, ऐसी घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटना इस तरह हुई है कि मैं कभी बड़ा मन से 4 लाइन लिखा और बच्चे बैठे हैं, तो एक बार सुना है, तो वो शायद हमारे सम्मान में सुन लिए, लेकिन जब दूसरी बार मैं रिपीट किया उसको, जी। तो वो कहेंगे कि हाँ, ये एक बार कह चुके हैं आप। तो बहुत हँसी आती थी कि इसका शायद ये सबके साथ होता होगा, सर बात जैसे कि रखनी होती है। बच्चों तो आप उतना शायरी नहीं सुना पाते होंगे। सर जब कभी लिखते होंगे, बच्चे नहीं सुनते होंगे तो अपनी वाइफ से आप सर, अरे सुन लो 4 लाइन नया लिखा हूँ मैंने, सुन लो 4 लाइन नया लिखा हूँ। सर ऐसा कभी हुआ है? तो ऐसी घटनाएँ हुई हैं कि पति के पास गया और कहा कि भई ये 4 लाइन मैं लिखा हूँ। तो संयोग से ऐसा रहा कि किसी काम में व्यस्तता रही। हाँ, ठीक है, दिन-रात यही सब, तो थोड़ी उपेक्षा तो मिलती है। लेकिन इसकी प्रतिशतता ज़्यादा नहीं है। अक्सर सुनना पड़ता है या सुनती ही हैं, अच्छा लगता है, प्रशंसा भी सर मिलती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अरे बस कीजिए, कितना लिखते रहते हैं, अरे रहने दीजिए? हाँ, लिखने पे तो नहीं, लेकिन सुनाने पे इस तरह की प्रत्युत्तर मिलता है कि अब रहने दीजिए, अब हो गया, ज़्यादा हो गया। तो खैर हम लोग हँसी में ही टाल सकते हैं। सर ये लिखने और सुनाने की सर सोच आपको कहाँ से अब मिली? जैसे कि सर आपको आइडिया रहा मुझे लिखना चाहिए, सर ये सब? हाँ, उसमें ये हुआ कि मैं गाने सुनने को ही इसका कारण बताता हूँ। गाना सुनता था मैं और उसमें जब जीवन से जुड़ी हुई बातें सुनता था, तो उस तरह की परिकल्पनाएँ और बनती थी दिमाग पे। अब हर चीज़ पे कभी-कभी ये होता था कि इस पर एक गाना बन जाए तो अच्छा होता। तो अब बन जाए तो कहाँ से सुने? तो ये लगता था कि कुछ मैं ही क्यों ना बनाऊँ? तो पहले टूटे-फूटे शब्दों में कुछ बनता था। लेकिन धीरे-धीरे वही रुझानवश, इसके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं रही। बस जो मन में आया, उसको शब्दों में पिरोने की कोशिश रही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर भोजपुरी में भी बहुत बेहतरीन-बेहतरीन गीत लिखते हैं और गाते भी हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे सर माँ-बाप जो हमारे लिए सब कुछ होते हैं, माँ-बाप जो इस मुकाम तक हमें लाते हैं, सर उनके लिए चंद लाइन भोजपुरी में ही, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि भोजपुरी में आप गीत लिखते भी हैं, बड़े बेहतरीन अंदाज़ से सुनाते भी हैं। तो सर हमारी ऑडियंस भी आपसे सुनना चाहेगी। माँ-बाप से संबंधित एक भोजपुरी रचना है और मैं उसको गा कर सुनाना चाहूँगा। असली जिंदगी के इहे बा कमाई, संगे बाप रहे औरी रहे माई, संगे बाप रहे औरी रहे माई, भागमती दौलत के पीछे जर जोरू तृष्णा के सींचे, भागमती दौलत के पीछे जर जोरू तृष्णा के सींचे, करब केतनो जतनु बाकी चैन नहीं आई, संगे बाप रहे औरी रहे माई, जैसन करब माई बाप के साथे वैसन तोहरी आई आगे, लेला आशीष करके चरनिया दबाई, संगे बाप रहे
और रहे माई। असली जिंदगी के इहे बा कमाई। संगे बाप रहे और रहे माई। मंदिर मस्जिद केतनो जइबा, मंदिर मस्जिद केतनो जइबा, माई बाप के दुख पहुँचैबा। मंदिर मस्जिद केतनो जइबा, माई बाप के दुख पहुँचैबा। एक दिन तोहरो बाबू, एक दिन तोहरो बाबू दुख पहुँचाई। संगे बाप रहे और रहे माई। असली जिंदगी के ये बा कमाई। संगे बाप रहे और रहे माई। सर ने बहुत प्यारा गीत गाया माँ बाप के ऊपर। बेशक बिल्कुल ये सही बात है, माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत होती है और जन्नत का दरवाजा ही बाप होता है। अगर माँ बाप नहीं राजी तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो बहुत प्यारा गीत है सर, ये गीत हमें वाकई में बहुत पसंद आया और हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा ये गीत। आपने सुना सर की प्यारी प्यारी बातें और उनकी प्यारी शायरियाँ, जो हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाने वाली हैं। वो सर शायरी के माध्यम से कुछ कहते हैं, हमें उसे अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमसे या सर से कुछ भी पूछना हो या आने वाले समय में कोई भी शायरी सर से करानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके हमें डीएम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपना प्यार दें। जैसा आपने देखा कि हम लोगों ने एक बड़ा ही स्वस्थ चर्चा की, एक विमर्श किया। तो मैं चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो निश्चित ही लाइक, शेयर, कमेंट करें और हम लोगों को इसके लिए प्रेरित करें और उत्साहित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। Always do hard work and be positive.